गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम सब क्या आपके क्षितिज में पार्ट 2 पढ़ रहे थे ल्हासा की ओर। ठीक है, तो जब लेखक आगे डांडे की ओर पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद आगे दूसरी तरफ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आगे उनको क्या मिलता है, एक जगह मिलती है तिडरी के विशाल मैदान। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, तो तिडरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। जो क्या था, वो चारों ओर से पर्वतों से यानी पहाड़ों से घिरा होता, ऐसा लग रहा था देखने में कि वो एक टापू है। ठीक है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। जिसमें क्या दिखाई देता है, मैदान में एक छोटी सी पहाड़ी थी। उसके बारे में बता रहे कि मैदान में एक छोटी सी पहाड़ी थी, जिसके बारे में ये बता रहे तिडरी के विशाल मैदान के बारे में। उसी पहाड़ी का नाम था तिडरी समाधि गिरी, उस पहाड़ी का नाम बताया गया। आसपास के गांव में भी सुमिति के कितने ही यजमान थे। मतलब सुमिति के आसपास के गांव में बहुत सारे यजमान रहते थे, जिनके लिए वो क्या करता था, कपड़े की पतली पतली चीरी, मतलब मैंने आपको बताया चीर कर गंडे, मतलब उसमें ना मंत्र के द्वारा उसको गांठ बांध देते थे। तो वो क्या है, इस गंडे को इन लोगों के लिए लेकर आता जाता था। सुमिति के बारे में बताया हुआ है कि वो वहाँ का यजमान था, और ना ये जो गंडे होते हैं ये अगर ख़त्म हो जाते थे तो इनको वहाँ पर लेकर आते थे। बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर भी किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, मतलब वो पैसे कमाना चाहते थे कि ना वहाँ पर जो गांठ बांधी जाती है उसके बदले पैसे दिए जाते हैं। मतलब कपड़े को क्या किया जाता था, सुमिति क्या था, यजमान था, तो वो बोध गया से क्या गंडे लेकर आता था। उन गंडों को क्या करते थे, मंत्र पढ़कर धागे या कपड़े में चीर में गांठ लगाते थे। ठीक है, गांठ लगाने पर वो गंडा तैयार होता था। गंडा क्या होता है, मंत्र पढ़कर धागा या कपड़े में लगाया गया गांठ। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि वही क्या करते थे, जब वो ख़त्म हो जाता था तो बोध गया से वो गंडे लेकर आता था, और उसमें कपड़े में या धागे में चीर कर उस गांठ को बांधकर फिर गंडा तैयार करते थे। और बोध गया से लाया गया गंडा बहुत ही पवित्र माना जाता था। मैंने सोचा यह भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गाँव में मत जाओ, कि यहाँ पर तुम भले है ना ये गंडे बांट दो तुम जो लेकर आए हो, लेकिन इधर उधर आसपास के गाँव में मत जाना। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुँचकर रुपए दे दूँगा। मतलब वहाँ पर ये मंत्र पढ़कर गांठ बांधकर इनको पैसे मिलते थे। तो उसी के चक्कर में ये सुमिति जाना चाहते थे, लेकिन लेखक ने रोक दिया कि तुम ना वहाँ मत जाओ, मैं तुम्हें ल्हासा पहुँचकर रुपए दे दूँगा। सुमिति ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। ठीक है, तो लेखक अब कह रहा है कि दूसरे दिन हमने क्या किया, बहुत कोशिश की। भरिया ढूंढने को मतलब भार उठाने वाले को इन्होंने लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन कोई ना मिला, लेकिन कोई भी बोझ उठाने वाला नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। सवेरे मतलब सुबह जल्दी निकल जाते तो अब तक तो ये जहाँ इनको जाना था वहाँ पहुँच जाते, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। मतलब इनकी आगे की जो यात्रा थी बहुत ही कष्टप्रद थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी इनके लिए। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी इनको। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है, कि ना बहुत कड़ी मतलब मालूम होती थी कि एक मोटा कपड़ा था उससे सर को हम ढक लेते थे तो गर्मी ऐसा लगता था ख़त्म हो गई। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ठीक है, तो लेखक और उसके मित्र आगे की यात्रा कर रहे हैं। लेखक कह रहा है कि तिब्बत की जो सर्दी है और गर्मी है वो दोनों विलक्षण मतलब अलग तरह की है। 2 बजे अगर सूरज के सामने मुंह करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा चेहरा हमारा जल रहा है। ठीक है, ललाट धूप से जल रहा है, यानी सिर हमारा धूप से जल रहा है, और पीछे की तरफ क्या है, कंधा बर्फ़ ऐसा लग रहा है, वहाँ चारों तरफ ऐसे बर्फीली हवा जैसे आ रही है, वो कंधे को छू रही है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमिति के परिचित
तिडरी में भी थे, कि सुमिति के जान पहचान वाले लोग तिडरी में भी थे, लेकिन वहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे। मतलब सुमिति अपने जुगाड़ में थे कि मैं वहाँ जाकर गंडे में वो गांठ बांधूं, मंत्र पढ़कर तो मुझे पैसे मिलेंगे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। इसलिए सुमिति ने क्या किया, कोई आदमी मिल जाएगा, हम इतना बोझ उठा के चल रहे हैं, हम उधर चलते हैं तो हमें कोई शेखर विहार की तरफ चलते हैं, हमें कोई बोझा उठाने वाला मिल जाएगा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। तिब्बत की ज़मीन के बारे में बताया कि छोटे और बड़े जो जागीरदार हैं उनमें बांट दी गई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में, कि ये जो जागीरें हैं, इन जागीरों का मतलब जो जगह है, ठीक है, इन जगह का ज़्यादा हिस्सा किसके पास है, मठों के पास, यानी विहारों के हाथ में। अपनी अपनी जागीर में, ठीक है, हाँ, मठों यानी बौद्ध मठ जो होते हैं उनमें बांट दी गई है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। मतलब वहाँ के जो जागीरदार हैं वो उनके पास अपनी अपनी ज़मीनें हैं, तो वहाँ पर वो खुद भी खेती करता, फसलें उगाता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, जिसके लिए क्या, मजदूरों को भी रखा जाता है वहाँ पर बेगार। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। मतलब खेती का इंतजाम देखने के लिए किसी भिक्षु को भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। कि जो जागीर के आदमी होते हैं, ठीक है, उनके लिए किसी राजा से, जैसे राजा होता है ना, राजा को बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, सब बहुत ही मानते हैं, सब उनका आदेश मानते हैं, वैसे ही भिक्षु को भी वहाँ पर माना जाता था। मतलब जहाँ पर जागीर थी वो वहाँ के आदमी। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। नाम बताए गए हैं नमसे, वो एक भद्र पुरुष थे, ठीक है, जो जागीर में खेती कराते हैं नमसे, वो बहुत ही भद्र मतलब सज्जन पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, बहुत ही अच्छी तरीके से हमसे बातचीत करी। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, कि उस वक्त मेरा जो भेष था, मतलब मैं तो भिखारी की वेश में गया था, ठीक है, फिर भी उन्होंने क्या किया, बहुत ही सम्मान किया मेरा। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर क्या है, बुद्ध वचन अनुवाद, ठीक है, कंजूर क्या है, एक बुद्ध वचन है जिसका अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। कहाँ पर, वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ था जिसमें ये बुद्ध वचन थे, उसका अनुवाद किया गया था। उस हस्तलिखित का नाम है कंजूर, ठीक है। 103 पोथियाँ मतलब किताबें रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। वो क्या है, बहुत ही मोटा कागज़ था और बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। कि सुमिति ने फिर बोला कि मैं जाऊँ क्या उनके आसपास, जो भी यजमान उनके बारे में पूछ के आता हूँ। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मतलब वो किताबों जो पोथियाँ थी वो पढ़ रहे थे, बुद्ध वचन का जो अनुवाद करी हुई किताबें थी वो पढ़ रही थी। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। इसलिए मैंने कहा कि तुम चले जाओ, मैं अब यहाँ पर ये पोथियाँ उसको पढ़ रहा हूँ। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। कि मुझे लगा जो सुमिति है उनको 2-3 दिन लगेंगे आने में, लेकिन वो दूसरे दिन ही क्या दोपहर में आ गए। तिडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़ा। ठीक है, तो ये लेखक जो है वहाँ पर पोथी किताबें पढ़ने के बाद, और वहाँ पास में वो तिडरी गांव था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो दोनों ने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु जो नमसे थे उनसे विदाई लेकर वो चल पड़े। ठीक है, तो ये आपका पाठ 2 ल्हासा की और राहुल संस्कृतिन द्वारा रचित ये यात्रा वृत्तांत है, ये पूरा हो चुका है। ठीक है, अब आपको इस पाठ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।